गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। ठीक है, गोल्गी एपरेटस कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्गी बॉडी के नाम से हम लोग जान सकते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। गोल्गी बॉडी, इसको सबसे पहले गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करने वाले यानी कि सबसे पहले किसने बनाया था, इनका डिस्कवर करने वाला है कैमिलो गोल्गी। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने गोल्गी बॉडी का ही डिस्कवर किया था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में और जानते हैं। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी जो है ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब होता है ट्रू सेल। ट्रू मींस वो सेल जो कि वेल डिफाइंड है। ट्रू सेल दैट मींस अ सेल दैट इज वेल डिफाइंड, ठीक है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सेल। ये फिर एक है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। गोल्गी बॉडी एक ऑर्गेनेल्स है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोल्गी बॉडी क्या है। गोल्गी बॉडी एक ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है क्योंकि ये लेयर से बाउंडेड होता है, और फिर ये प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, यानी कहने का मतलब एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास में नजदीक होता है। हम सारा चीज बताएंगे कैसे इस पर प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम स्पेस टू ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और फिर ये देखिए मोस्ट एविडेंट इन सेल जैसे कि लिवर सेल, पैंक्रियाटिक सेल। मोस्ट एविडेंट सेल कहने का मतलब है, कि ये जो है जहां पर पर्याप्त मात्रा में जरूरत होता है बॉडी में, जैसे लीवर में जरूरत होता है, जहां पर मतलब ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो वहां पे ये पास करने में मदद करता है, वहां पर प्रोटीन को पहुंचाता है। ठीक है, ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है लिवर सेल और पैंक्रियाटिक सेल में। अब देखिए, एक होता है इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। इसका जब हम स्ट्रक्चर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में एक तीन चीज होता है। देखिए बताते हैं आपको, स्ट्रक्चर में तीन चीज होता है। इसका स्ट्रक्चर तीन फॉर्म में होता है। एक होता है स्ट्रक्चर में इसका क्या आता है, पहला नंबर पर आता है आपको, पहला नंबर पर आपको आता है सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न, ठीक है। सेकंड वन इज ट्यूबुल्स आ जाएगा आपको। देखो इसमें स्ट्रक्चर में आता है आपको ट्यूब्यूल्स आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स। अब देखिए सारा का काम क्या है, ट्यूब्यूल्स सिस्टर्नी किसको बोल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स किसको बोल रहे हैं और वेसिकल्स किसको बोल रहे हैं। तीनों चीज बहुत ही परफेक्टिव, बहुत ही अलग चीज है। आप फिगर पे आइए, फोकस कीजिए, फिगर पर फोकस कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए तीन फेज है इसका। एक देखिए सिस्टर्नी फेज, यानी कि ये जो लेयर है इस ये करीब 5 to 6 या 7th लेयर तक इसका होता है। इस तरह से इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। सी तरह का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, एकदम बिल्कुल फ्लैट होता है। और ट्यूब्यूल्स है जो कि ट्यूब फॉर्म में होता है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो फ्लैटेड रहता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें है, इसीलिए हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। फिर एक चीज है वेसिकल्स। और वेसिकल्स का क्या रोल है, वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन होता है। वेसिकल इस तरह से होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन होता है। इसका मेन रोल क्या है, ये वेसिकल जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन को, लेकिन कैसे करता है देखिए हम लोग सारा चीज जानेंगे। अब चीज समझ गए, ट्यूब सिस्टम समझ गए, ट्यूब समझ गए और वेसिकल समझ गए, तीन चीज समझ गए। अब देखिए कहां से प्रोटीन सिस फेज से ट्रांस फेज तक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चीज आप देखिए, वो चीज आपको हम दिखाते हैं। आप इससे पहले पढ़े होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स में? इस ऑर्गेनेल से पहले आप एक पढ़ेंगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होता है, एक होता है आरईआर, आपको पता होगा शायद, एक होता है एसीआर, ठीक है। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसीआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए इसका क्या रोल है, कैसे प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके पास एक होता है प्रोटीन, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। देखिए एक आपके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आपका एक स्पेस होता है जिसको लोग बोलते हैं पेरीन्यूक्लियस, ठीक है। एक स्पेस होता है जिसको लोग बोलते हैं पेरीन्यूक्लियस स्पेस। एक होता है यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पेरीन्यूक्लियस, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और ये फिर इस तरह से बाउंडेड होता है। अब चीज दिखाते हैं सर, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एरर डायग्राम है, नॉट अ वेल डिफाइंड डायग्राम। देखिए इस तरह से
यहाँ पे आपका फिर जो डीएनए है एमआरएनए में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और फिर यहाँ पर पेरीन्यूक्लियस की हेल्प से, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के हेल्प से, पेरीन्यूक्लियस एक स्पेस होता है यहाँ पे, इसके मदद से जो एमआरएनए है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है राइबोसोम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है। ये सारा से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो कि राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू एमआरएनए यहाँ पर राइबोसोम में आकर फिर प्रोटीन का फॉर्म ले लेता है, और ये प्रोटीन है आगे आपको ये पैक हो जाता है, और यहीं पर आपका वेसिकल्स क्रिएट होता है। यानी कि जब एमआरएनए डीएनए एमआरएनए से एमआरएनए जैसे राइबोसोम से मिक्स होता है, तो यानी कि रफ यहाँ पर देखिए कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और कुछ एरिया पर राइबोसोम एब्सेंट हो जाता है, कुछ एरिया पर राइबोसोम क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। सपोज दैट यहाँ से आपका राइबोसोम एब्सेंट हो गया, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर खत्म हो जा रहा है राइबोसोम का अमाउंट खत्म हो जा रहा है, वो इज यार, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। लेकिन हम अभी इसका बात नहीं करने हैं, अभी हम लोग बात करें प्रोटीन का कैसे फॉर्मेशन होता है, बॉडी में कैसे कहाँ पहुँचता है, किस सेल तक कैसे। तो फिर यहाँ पर आपका क्या है ना, डीएनए एमआरएनए, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर ये पेरीन्यूक्लियस स्पेस की मदद से ये आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जैसे आता है डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हुए राइबोसोम से सारा चीज से गुजरते हुए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारा चीज से होते हुए वेसिकल्स का ये पैक हो जाता है, यहाँ पर पैक हो जाता है, और यही जो है ना एक वेसिकल्स का फॉर्म देता है। इसी को हम लोग वेसिकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो चीज वहां पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये हो गया वेसिकल। इसी के अंदर प्रोटीन होता है, इसी के अंदर डॉटेड फॉर्म में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है ना आपको यहाँ से सीधा आएगा यहाँ पर सी स्पेस के पास। कहाँ आएगा, सी स्पेस के पास, और यहीं पे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटीन का फॉर्म एक तैयार होता है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। इस सी स्पेस को हम लोग फॉर्मेशन फेज भी बोलते हैं या फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं सी स्पेस को। और इसके थ्रू फिर सी स्पेस के थ्रू यहाँ पर देखिए वेसिकल्स आ गया, ये वेसिकल से आता है, ये आ गया, और इसके थ्रू ऐसे पास होते हुए ये आता है कहाँ पे, ट्रांसफेज में, और फिर यहाँ पर आगे पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर ये बोलिए या फिर पूरी तरह से ट्रांसफेज, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ से ये ट्रांसफेज में आ जाता है, ट्रांसफेज से फिर इसको जहाँ पर एबोडेंट होता है, यानी कहने का मतलब जहाँ इसको जरूरत होता है, इसको जहाँ पर जरूरत होता है, देखिए जहाँ पर इसको जरूरत होता है ये फिर उस फॉर्म में चला जाता है। फिर मान लीजिए यहाँ से ट्रांसफेज में आ गया, और ट्रांसफेज से इसको जिस जहाँ पे जाना है, सपोज दैट इसको लिवर सेल के पास जाना है या फिर पैंक्रियाटिक सेल के पास जाना है, तो जहाँ पर इसको ज़्यादा अमाउंट में जरूरत होता है वहाँ पर ये चला जाता है। तब देखिए प्रोटीन का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन पूरी अच्छी तरह से हो रहा है, किस तरह से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, समझ चुके हैं। यानी कि इस टॉपिक में हम बात किए क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टॉपिक में हम बात किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेकंड, बहुत क्लियर बताएंगे सब चीज। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डाउट का आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए और यही चीज सेम चीज जो हम लोग अभी गोल्गी बॉडी में पढ़े, सिस्टर्नी पढ़े, गोल्गी बॉडी में जैसे हम लोग अभी पढ़े स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी पढ़े, फिर ट्यूबुल्स पढ़े और फिर वेसिकल्स पढ़े। ये चीज इससे पहले आप इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया में फिर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिला हुआ पढ़ने के लिए आप लोगों को। तो देखिए कैसे होता है, अभी लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़े। इससे पहले कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन हुआ, किस ऑर्गेनल से हुआ, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है, एक होता है स्मूथ होता है, एक होता है रफ होता है, यानी कि ए सी आर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, और आर ई आर। अब देखिए कहाँ से कैसे हो रहा है, देखिए अब इसका भी अगर बोलिएगा तो हम फिगर बना रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेल डिफाइन करते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और इसी से पेरीन्यूक्लियर स्पेस निकला है यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से रफ ये डायग्राम हम बना रहे हैं, इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, देखिए इस एरिया में राइबोसोम का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक। अब राइबोसोम जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो सतह पूरा एकदम रफ हो जाता है, यानी कि राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण, राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण इसी को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बिल्कुल रफ होता है, फिर आगे चलके राइबोसोम का एब्सेंट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, राइबोसोम दिखाई नहीं देता है, नेकेड हो जाता है, तब फिर उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यानी कि देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दो फॉर्म निकला, एक निकला क्या रफ निकला, एक और एक मिला स्मूथ, दोनों चीज निकला। फिर इसके आगे ऑर्गन्स में हम लोग पढ़े तो फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या गोल्गी बॉडी, जिसको गोल्गी एपेरेटस के नाम से भी जानते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम जानते हैं, ठीक है। तो और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ सेल में सारी चीज आप लोगों ने देखा। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना